हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय अभिषेक महाजन। आज हम जो अपना चैप्टर सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें हमने पिछले लेक्चर में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हुए एक फर्स्ट जो की प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, उसको स्टडी कर लिया था। अब हम पहले आज उसके ऊपर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39.0 gram of benzene, जिसका मोलर मास आपको दिया है 78 ग्राम पर मोल. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of solid substance? उस solid substance का हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है। अब अगर हम बात करें प्योर सोल्यूशन की, तो प्योर का तो आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है P1 नॉट इक्वल टू 0.850 बार, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। P1 जो सोल्यूशन का है वो 0.845 बार है। उसके बाद मोलर मास M1 जो वो मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का 78 ग्राम पर मोल, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया है 0.5 ग्राम, और W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है 39 ग्राम। अगर हम जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, उसकी रिलेशन को रिकॉल करें तो वो थी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। और ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का, यानी कि M2 हमारे पास नहीं है, बाकी सारी की सारी वैल्यू हमें गिवन है। अगर हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो M2 है उसकी वैल्यू आ जाती है 170 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारा एक प्रॉब्लम और है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें 2% क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, और वो क्या कर रहा है, एक प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है। और हमें पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है प्योर वाटर का एट बॉइलिंग पॉइंट होता है P1 नॉट इक्वल टू 1.013 बार। तो हमें जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो आपको गिवन है P1 इक्वल टू 1.004 बार। 2% एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट मीन्स 2 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 98 पार्ट्स ऑफ वाटर, यानी कि अगर टोटल हम क्वांटिटी 100 ग्राम लेके चलें तो उसमें से 98 ग्राम जो वो वाटर है और 2 ग्राम जो है वो सोल्यूट जो दूसरा है हमें दे रखा हुआ है 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट जिसको हम W2 से डिनोट करते हैं वो हमें इसका मतलब 2 ग्राम दिया है, और मोलर मास सोल्यूट का वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1 जो है वो 98 ग्राम दिया है। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर वाटर है तो वाटर का आपको पता है मोलर मास कैसे निकाला जाता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला H2O, हाइड्रोजन का मास नंबर 1, 2 मॉलिक्यूल तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो उसका मोलर मास 16 प्लस 2 18। तो अब हम फिर से वही रिलेशन जो थी हमारे पास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की, उसका यूज़ करते हैं। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। ये सारी की सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, हम इसे इस रिलेशन में पुट कर देते हैं। फिर से वही सेम केस है कि हमें क्या करना है, मास निकालना है, मोल मास किसका, सॉल्यूट का। तो वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर हम इन सभी को रीअरेंज करके सॉल्व करें तो M2 आता है 41.74 ग्राम पर मोल। उसके बाद हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। आप सभी ने बॉइलिंग पॉइंट अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लिक्विड के लिए, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें उसका वेपर प्रेशर जो वो लगभग किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपको पता है कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो कम होता है प्योर सॉल्वेंट से। क्यों? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जो है उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जबकि सॉल्यूशन में वो वीक पड़ जाती हैं क्योंकि सोल्यूट भी मिक्स होता है उसके साथ। दिस मीन्स दैट द सोल्यूशन हैज़ टू बी हीटेड। इसका मतलब कि उस सोल्यूशन को हमें हीट करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की, सो दैट इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू
ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो देयरफॉर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट है वो राइज करता है। कब राइज करता है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है। अब वो राइज जो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, इसको हम ग्राफिकली स्टडी करेंगे। तो जिसमें हमारे पास आता है, आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा यहाँ, जो कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में प्लॉट किया गया है, और ऊपर आपको एक सीधी लाइन जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है वो दिखाई दे रही होगी, और आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों दिख रहे होंगे। तो पहले सॉल्वेंट की बात हुई, फिर सॉल्यूशन की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो सॉल्वेंट है उसके लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और सॉल्यूशन के लिए कम हो जाता है। इसलिए यहाँ 2 कर्व दिख रही होंगी आपको। द कर्व ए बी रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसमें जो कर्व दिख रही है वो, उसके लिए हमने ए बी लिखा है। ए बी रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जो सी डी है वो दूसरी कर्व जो सॉल्यूशन के लिए है, उसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट एट पॉइंट बी ऑन द कर्व ए बी, जो कर्व ए बी है जो सॉल्वेंट के लिए है, और जो पॉइंट उसमें बी है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कॉरस्पॉन्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो ऊपर का जो पॉइंट है जहाँ हमने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो पॉइंट बी है यहाँ, और जो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट को। ठीक है, अगर टेम्परेचर स्केल पे देखें तो वो टी बी नॉट से नोट कर रखा है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, अभी तक वो सोल्यूशन नहीं बना। और दूसरा एट पॉइंट डी पॉइंट उसके लिए लिखा है, अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक वाली लाइन देखें तो उस पर सोल्यूशन मार्क कर रखा है, वो पॉइंट डी है। और वो ये जो सोल्यूशन की कर्व है इसको हमने सी डी से डिनोट कर रखा है। तो एट पॉइंट डी द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू, ये पॉइंट ऐसा है जिसमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है जो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, यानी कि ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट टी बी ऑफ द सोल्यूशन। आप देख सकते हो नीचे टेम्परेचर स्केल में, और जो इनके बीच का डिफरेंस था उसको हमने डिनोट कर रखा है डेल्टा टी बी से। तो जो डिफरेंस टी बी माइनस टी बी नॉट है इक्वल टू डेल्टा टी बी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, जो फाइनल टी बी है और इनिशियल टी बी नॉट है, तो इनको माइनस करके जो आया वो हमारा चेंज है, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बिकॉज टी बी इज ग्रेटर दैन टी बी नॉट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। इट हैज़ बिन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो डेल्टा टी बी है ऑफ अ सोल्यूशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कि मतलब टेम्परेचर ये जो एलिवेट कितना करेगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मोलल कॉन्सेंट्रेशन की ऑफ सोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसको मोलल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टी वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m, और डेल्टा टी वी इक्वल टू के बी एम। आपने पढ़ा है जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटाया जाता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ हम के बी लेके चले हैं। ठीक है, अब हम इसे डिफाइन भी कर देते हैं कि जो के बी है वो यहाँ है क्या। के बी यहाँ डिनोट कर रहा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को, और इसको डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे दिस इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कब, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, यानी कि अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने मोलैलिटी की डेफिनेशन पढ़ी ही है, बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ये भी। तो जो यूनिट की बात करें अगर के बी के, तो के बी के यूनिट हमेशा केल्विन किलोग्राम पर मोल रहते हैं, और द मोलल एलिवेशन कॉन्स्ट को हम एवल्यूस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है के बी तो यहाँ कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा टी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m है। सिंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हमने डेल्टा टी बी से डिनोट कर रखा है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के ओनली, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोल्यूट के उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर राइज करेगा, तो बाकी नेचर से तो कुछ लेना देनी है। अच्छा, तो यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है सारा का सारा कंसेप्ट। उसके बाद जैसे कि हमने रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर में भी मोलर मास को कैलकुलेट किया था सोल्यूट के, उसी तरह से हम इस प्रॉपर्टी से भी उसे कैलकुलेट करेंगे।
डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीवी से डिनोट कर रहे हैं, वो यूज़फुल है किसके लिए? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ m2 से ही लेके चलते हैं। m1 तो सॉल्वेंट को डिनोट करता है। अगर हम बात करें डेल्टा टीवी, उसको हमने पीछे अभी हमने स्टडी किया है कि जो डेल्टा टीवी है वो किसके बराबर होता है? kb m के। अगर कंसीडर कर लें कि जो वेट है सोल्यूट का वो W2 ग्राम है और वेट है सॉल्वेंट का W1 ग्राम, तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसका? सॉल्यूट का, तो m2 होगा। तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन का अगर डेफिनेशन लगाएं, उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो ऊपर आता है उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि किलोग्राम की जगह ग्राम को यूज़ किया गया, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रखा है। और नंबर ऑफ मोल्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ऊपर आता है वेट और नीचे आता है उसका मोलर वेट, तो वो हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है? बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, ये जो m की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना। आप देख सकते हो जो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम है, के बी तो वैसा का वैसा रहा, m की वैल्यू हमने लिख दी जो अभी ऊपर हमने फाइंड आउट की है। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो m2 आ जाता है के बी इंटू W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी बी। ठीक है, मतलब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। अच्छा, अब इसके ऊपर भी कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। किसका बॉइलिंग पॉइंट? वाटर का। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ देख लो क्वांटिटी भी दे रखी है वाटर की, जिसमें सुक्रोज को ऐड किया जा रहा है। दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर वो दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डेल्टा टी बी के बराबर होता है। तो डेल्टा टी बी यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 100 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल 99.6 डिग्री सेल्सियस है। पर अगर हम यूनिट की बात करें तो हम SI यूनिट ले के चलते हैं जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, तो उसे हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपने पढ़ा है सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाता है, 273 उसमें प्लस कर दिए जाते हैं। यानी कि डेल्टा टी बी किसके बराबर आ गया? 100 प्लस 273। 100 हमारा फाइनल टेम्परेचर है, उसमें 273 ऐड कर दिया, और माइनस इनिशियल 99.60 प्लस 273। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.37 केल्विन। और अगर मास ऑफ वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट है वो 500 ग्राम वो क्वेश्चन में दिया है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता है C12H2211 होता है। मोलर मास निकालना है तो मोल कितने हैं? कार्बन के 11 और उसका मोलर मास होता है 12, प्लस 22 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, प्लस 11 ऑक्सीजन का मोलर मास 16। अगर हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 342 ग्राम पर मोल। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की बात करें वो क्वेश्चन में दिया है के बी 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब अभी हमने ऊपर एक रिलेशन पढ़ा है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो W2 की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। W2 किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा टी बी इंटू M2 इंटू W1 अपॉन 1000 इंटू के बी। ये सारी की सारी वैल्यू जो आपको दे रखी है इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। डेल्टा टी बी आपको दिया हुआ है, ठीक है, अभी आपने ऊपर फाइंड आउट किया 0.37 इंटू M2 की वैल्यू भी पता है आपको 342 है, और W1 500 ग्राम वाटर का मास दे रखा है क्वेश्चन में, अपॉन 1000 इंटू 0.52 वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते तो आता है 121.67 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। यानी कि जो सुक्रोज ऐड की गई है उसका वेट है 121.67 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज टू बी एडेड, जो कि सोल्यूट है यहाँ। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। एन एक्वस सोल्यूशन, कोई एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें 288 ग्राम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड हैविंग द स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन CnH2nOn है in 90 ग्राम ऑफ वाटर boils at 101.24 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमोसफेयर। तो व्हाट इज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमने ये जो कंपोजिशन दी है स्टोइकियोमेट्रिक, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ क्या दिया है, जो TV0 है वो तो 100 डिग्री सेल्सियस, वो तो फिक्स है, वो हमें पता ही है। सो वी कैलकुलेट डेल्टा टीवी, हमें डेल्टा टीवी निकालना पड़ेगा। KB फॉर वाटर वो फिक्स होता है 0.512 डिग्री सेल्सियस पर मोल। हमने पिछला जब प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें भी लिखा है
तो डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका फॉर्मूला था टी बी माइनस टी बी नॉट। अगर हम इसमें दोनों टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आता है 1.24 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हमारे पास आ गया। अब ये जो वैल्यूज़ आई इसको रिलेशन में डालना है, जो हमने ऊपर लिखी है M2 इक्वल टू के बी इंटू W2 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बल्कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है। के बी भी पता है हमें, W2 288 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, और 1000 भी दे 1000 तो खैर फॉर्मूले में आ रहा है। डेल्टा टी बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 1.24 डिग्री सेल्सियस, और जो W1 वो 90 ग्राम वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1321.29 ग्राम पर मोल। अब बात आती है स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन की, जिसका फॉर्मूला CnH2nOn है। उसे कैसे फाइंड आउट किया जाए? टू फाइंड आउट द फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। जब तक n की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। और पर हमें मॉलिकुलर वेट तो उसका पता है 1321.29 ग्राम पर मोल। अगर n 1 हो जाए तो जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? देख सकते हो आप, n की जगह 1 हो तो C रह जाएगा, C1H2O1 बन जाएगा ना। और उसका अगर मॉलिकुलर वेट निकाले तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 इसलिए आया कि 2 मॉलिकुलर 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का 16 यानी कि 30 ग्राम पर मोल। अगर n 1 हो तब ये आता है। तो गिवन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ CH2O रिपीटिंग यूनिट। ये जो कंपाउंड है उसमें काफ़ी सारे रिपीटिंग यूनिट जुड़े हैं, किसके? CH2O के। और n यहाँ डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन 1321.29 ग्राम पर मोल। मतलब टोटल क्वांटिटी में पता है। टोटल से अगर एक के मोलर मास को डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो n आ गया हमारे पास 44.04, यानी कि जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया 44 के। अगर ये वैल्यू n की हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन मतलब CnH2nOn में डाल दें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है? देखो, n हमारा 44 है तो C44, H 2 इंटू 44 88, C44H88 और n तो 44 है तो फॉर्मूला बन गया C44H88O44। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था इस प्रॉपर्टी तक ही। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अगले टॉपिक, जो अगली 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको स्टडी करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल है उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।